नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल धमीजा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स कॉन्सेप्ट फॉर यू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 2 ऑफ यूनिट 10 दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। मिली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस कि हम किसी एक इंडिविजुअल का एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह डिटरमाइन करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस का पता होना चाहिए, तो उस कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। ओके, सो एट लास्ट हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने वाले हैं और जो हम पढ़ेंगे क्या उससे हमारा मैटर जो है कवर होएगा भी या नहीं होएगा। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, अगर आप एंटी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं ऑलरेडी 4 यूनिट्स डाल चुका हूँ। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैं ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल करा चुका हूँ और मैं आने वाले टाइम में सारे के सारे यूनिट्स के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल कराऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। जैसे जैसे मैं लेक्चर्स अपडेट करता रहूँगा आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस है क्या। देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है। अब मान लो कि एक पर्सन है जिसने इंडिया में जन्म लिया, लेकिन उसने क्या है कुछ टाइम बाद वो फॉरेन चला गया बिजनेस करने के लिए। ठीक है, अब वो कभी तो फॉरेन में रहता है, कभी इंडिया में रहता है। तो हमको पता कैसे लगेगा कि वो इंडिया का रेजिडेंट है या फॉरेन कंट्री का रेजिडेंट है। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस का पता होना चाहिए। उस कंडीशंस को पता करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि वो जो इंडिविजुअल है वो इंडिया का रेजिडेंट है या फॉरेन कंट्री का रेजिडेंट है। देखो, हम ये जानना क्यों चाहते हैं कि वो रेजिडेंट कौन सी कंट्री का है, ताकि हम उसका टैक्स कैलकुलेट कर सके। कई बार क्या होता है, आप रेजिडेंट दूसरी कंट्री के हो तो आप टैक्स इंडिया में क्यों पे करोगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस पर। द टैक्सेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया फॉर एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। जो हमारी टैक्सेबिलिटी है कि हमें किसको टैक्स पे करना है, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है या फॉरेन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, वो डिपेंड करता है हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस पर कि हम कहाँ पर इनकम अर्न कर रहे हैं, कहाँ पर हमारा बिजनेस प्रिवेल्स है, कहाँ पर इनकम रिसीव्ड हो रही है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज़, टैक्सेबिलिटी, कि हम कहाँ टैक्स पे करेंगे। Okay, the term residential status has been coined under the income tax laws of India and must not be confused with an individual citizenship in India. देखो, जो रेजिडेंशियल स्टेटस है हम उसको सिटीजनशिप के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते, उसको मिक्सअप नहीं कर सकते। सिटीजनशिप जो है वो एक अलग चीज़ है, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो एक अलग चीज़ है। मैंने जहाँ पर जन्म लिया, मैंने इंडिया के अंदर जन्म लिया, तो मेरी जो सिटीजनशिप है वो इंडिया की है। ठीक है, लेकिन मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल चेंज होता रहेगा। ठीक है, वो हर साल फिक्स नहीं रहेगा। अब मान लो कि पिछले साल मैं इंडिया में था ही नहीं, तो इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर था उस टाइम जो रेजिडेंशियल स्टेटस था वो मेरा फॉरेन कंट्री का था, इस इंडिया का नहीं था। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, तभी मैं इंडिया का रेजिडेंट कहलाऊंगा। रेजिडेंस ऑफ ए पर्सन में चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो रेजिडेंस है वो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है, जबकि सिटीजनशिप जो है चेंज नहीं होती। जहाँ पे हमने जन्म लिया वहाँ के हम सिटीजन बन जाते हैं। The residential status of different types of person and individual, a firm, company is determined differently. तो हम हर एक का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एक फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह डिटरमाइन किया जाता है, एक इंडिविजुअल का किस तरह डिटरमाइन किया जाता है, एक कंपनी का किस तरह डिटरमाइन किया जाता है। तो सारे के सारे हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि किस तरह हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं। हाउ टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। सो टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस कितने तरह के होते हैं। फॉर इंडिविजुअल एंड अनडिवाइडेड फैमिली, अगर आप एचयूएफ का या इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हो तो उनमें 3 कैटेगरीज आती हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है नॉन रेजिडेंट। ओके, अगर आप इंडिविजुअल का और एचयूएफ की बात करेंगे तो इसमें 3 कैटेगरीज देखी जाएंगी। लेकिन अगर आप फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस का और आर्टिफिशियल एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन का अगर आप रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे तो सिर्फ उसमें 2 चीज़ें देखी जाएंगी, या तो वो रेजिडेंट होंगी या वो नॉन रेजिडेंट होंगी। ठीक है, वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कभी नहीं हो सकती। ये चीज़ आपको याद पता होना चाहिए कि जो कंपनी है, फर्म है, जितने भी आर्टिफिशियल पर्सन है, उनका जो स्टेटस होगा या तो फिर वो रेजिडेंट होंगे या वो नॉन रेजिडेंट होंगे, वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कभी नहीं होंगे। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। ओके, ये चीज़ थोड़ी कॉमन सी चीज़ है बट आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन की। देखो, अगर आपको ये कंडीशन पता लग गई ना, अगर आपको ये कंडीशन पता लग गई तो आप सिंपल हर किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंडीशन है, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो यहीं से ही मिलेगा। तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि कोई पर्सन जो है, कोई इंडिविजुअल जो है वो किस कंट्री का रेजिडेंट रहा है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो अगर आपको ये कंडीशंस आती होंगी तभी आप वो डिटरमाइन कर सकते हो। तो पहले देख लेते हैं कंडीशंस कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कंडीशंस की। ठीक है, बेसिक कंडीशन कौन कौन सी है। तो 2 बेसिक कंडीशन होती है जनरली हमारे पास। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन है
ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर। कि फर्स्ट बेसिक कंडीशन ये कहती है कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक कंडीशंस होती है। बेसिक कंडीशन, फर्स्ट बेसिक कंडीशन ये है कि आप जो है इंडिया के अंदर होने चाहिए प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज और उससे ज़्यादा, कि एक 182 डेज या उससे ज़्यादा आप इंडिया के अंदर होने चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर बात, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर अगर अभी तक आप लोग नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने क्लियरली डिफाइन कर रखा है। He has been in India for at least 365 days during the 4 years preceding the previous year and at least 60 days during the previous year। देखो आपको यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। He has been in India for at least 365 days during the 4 preceding the previous year। मतलब कि जो प्रीवियस ईयर है, मान लो मेरे को इस साल मैंने टैक्स पे करना है, 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 में मुझे टैक्स पे करना है। ठीक है, अब 2020 में टैक्स पे करना है, लेकिन कौन सी इनकम पर मैं पे करूंगा, 2019 की इनकम पर पे करूंगा। तो 2019 जो है वो मेरे लिए प्रीवियस ईयर है और 2020 जो है वो असेसमेंट ईयर है। तो यहाँ पे क्या रखा है, एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब कि 2019 से पिछले जो 4 साल हैं, पिछले जो 4 साल है उनमें से कम 365 डेज जो है आप इंडिया के अंदर होने चाहिए। ये कहती है सेकेंड कंडीशन। एंड एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और आप 2019 के अंदर कम से कम 60 डेज आप इंडिया के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पहले कंडीशन पता होनी चाहिए। देखो मैं अभी आपको कुछ बताया नहीं है, मैंने सिर्फ एक कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है, इन कंडीशन को यूज कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन। फर्स्ट बेसिक कंडीशन ये है कि आप प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज, कम से कम 182 डेज जो है आप इंडिया के अंदर होने चाहिए। सेकंड बेसिक कंडीशन ये है कि आप कम से कम जो 365 डेज प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब कि प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में कम से कम 365 डेज आप इंडिया के अंदर होने चाहिए। एंड एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज आप इंडिया के अंदर होने चाहिए। तो ये दो बेसिक कंडीशन हमारी। अब दो ही हमारे पास एडिशनल कंडीशन है। अब एडिशनल कंडीशन कौन सी है ये देख लेते हैं। He has been resident in India at least 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, preceding the relevant previous year। मतलब कि preceding the relevant previous year क्या है कि आप जो प्रीवियस ईयर है, मतलब कि 2019 का जो ईयर है, मैं 2020 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो जो 2019 का ईयर है उससे प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में से कम 2 ईयर आप कहाँ होने चाहिए, इंडिया के अंदर होने चाहिए। ठीक है, इंडिया के अंदर होने चाहिए। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या कहती है, सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या कहती है, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन ऑल ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर। मतलब कि ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट कम से कम 730 डेज आप इंडिया के अंदर होने चाहिए इन ऑल ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो मतलब कि हर एक चीज में आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। देखो प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से जो बैक वाले ईयर्स हैं, यहाँ पे उन ईयर्स की बात हो रही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना, प्रीवियस ईयर को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर बात की जा रही है। तो ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन ऑल ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो ये तो थी कुछ कंडीशंस, इनको आप याद कर लो तो बेटर रहेगा कि दो बेसिक कंडीशन है, 2 एडिशनल कंडीशन है। अब इन कंडीशंस का हम किस तरह यूज करेंगे किसी रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम किस तरह डिटरमाइन करेंगे। तो एक इंडिविजुअल मैंने आपको बताया था कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होएगा। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, कि कम से कम वो अगर कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे एंड बोथ द एडिशनल कंडीशन, तब हम कह देंगे कि वो क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। मतलब कि जो हमने बेसिक कंडीशन डिस्कस करी थी 182 डेज कम से कम वाली या 365 डेज वाली, इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन आप फुलफिल कर दो, कोई सी भी एक कंडीशन आप फुलफिल कर दो और दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर दो, तो मैं आपको कह दूंगा कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए हैं इंडिया के। ठीक है, तो आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो कौन सा होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ओके, अब नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगे, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट अब कहलाएंगे एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, जब आप कोई एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो बट डजंट सेटिस्फाई द एडिशनल कंडीशन। लेकिन आप एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, आप ये जो एडिशनल कंडीशन है इनको आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे, लेकिन आप बेसिक कंडीशन कोई भी एक सेटिस्फाई कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि आप जो हो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए हो इंडिया के।
ओके तो इसका मतलब सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, कंडीशंस के ऊपर। कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है। आप नॉन रेजिडेंट कब कहलाओगे, नॉन रेजिडेंट कब तब कहलाओगे जब आप ना तो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहे हो ना ही कोई एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहे हो। उस टाइम मैं आपको कहूँगा कि आप जो हो नॉन रेजिडेंट हो इंडिया के, ठीक है। मान लो कि आप घूमने आए हो इंडिया के अंदर, 5-6 दिन का एक ट्रिप निकाल कर आए हो, टूर निकाल कर आए हो इंडिया के अंदर घूमने के लिए, तो इस टाइम आप नॉन रेजिडेंट हो इंडिया के, सिर्फ आप एक घूमने के मकसद से आए हो, ना आपने कोई कंडीशन फुलफिल करी, ठीक है, तो आप क्या हो, एक नॉन रेजिडेंट हो इंडिया के, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह घुमा फिरा कर आएंगे कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा। मान लो कि एक पर्सन ए है, वो इंडिया के अंदर गया, 181 डेज वहां पर रह के आया, तो बताओ कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, क्या है। तो आपको इसी बेस पे आपको डिटरमाइन करना है कि कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नहीं कर रहा तो नॉन ऑर्डिनरी या नॉन रेजिडेंट होगा। ओके अब HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह डिटरमाइन करेंगे। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो HUF है वो भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकती है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकती है और नॉन रेजिडेंट हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। ए HUF इज सेड टू बी रेजिडेंट इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज होली और पार्शियल इन इंडिया। तो सबसे पहली बात है कि HUF एक रेजिडेंट तब कहलाएगी जब उसके जो ऑपरेशंस हैं, जितने भी वो ऑपरेशंस कर रही हैं, या तो वो होली पूरे के पूरे इंडिया के अंदर होने चाहिए, या सिर्फ पार्शियली या आधे भी होंगे तभी भी काम चल जाएगा, वो रेजिडेंट तो तब भी कहलाएगी। एंड इट इज सेड टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट तब कहलाएगी व्हेन द कर्ता इज एबल टू सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन। तो जो हमने एडिशनल कंडीशंस की बात करी थी, अगर वो कर्ता जो है, कर्ता कौन है, जो मेन मेंबर होता है किसका, HUF का, अगर वो दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहेंगे जो HUF है वो कौन सी है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ओके आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक HUF ऑर्डिनरी रेजिडेंट तब कहलाएगी, पहली बात तो उसके ऑपरेशंस या तो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर होने चाहिए या फिर हाफ हो तभी भी काम चल जाएगा। दूसरी बात, जो करता है, जो मुखिया है उस फैमिली का, वो जो है दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर रहे, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब कहलाएगी, व्हेन द कर्ता डजंट सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन। जब कर्ता जो है दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तब हम कहेंगे कि जो HUF है वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और नॉन रेजिडेंट कब कहलाएगी, HUF इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट व्हेन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स आर होली आउटसाइड द इंडिया। जितने अफेयर्स कर रहे हैं वो सारे के सारे इंडिया के बाहर कर रहे हैं, इंडिया के अंदर कुछ भी रन नहीं करा जा रहा उस फैमिली के थ्रू, ठीक है, उस टाइम पे नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। चलिए अब बात करते हैं कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह डिटरमाइन किया जाएगा। कंपनी जो है वो या तो रेजिडेंट हो सकती है या फिर नॉन रेजिडेंट हो सकती है, ठीक है। कंपनी रेजिडेंट कब कहलाएगी, कंपनी सेड टू बी रेजिडेंट इफ इट इज एन इंडियन कंपनी। पहली बात तो वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, कंपनी कहाँ है, इंडिया की कंपनी होनी चाहिए। दूसरी बात, इट्स प्लेस फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया, कि जहाँ से उसको कंट्रोल किया जा रहा है, जहाँ से उसको मैनेज किया जा रहा है, वो जो प्लेस है वो इंडिया के अंदर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली है तो हम कहेंगे कि जो कंपनी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो कौन सा है, रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट कब कहलाएगी, जब उसकी जो अबव कंडीशन है कि वो एक इंडियन कंपनी नहीं है, उसके जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया से नहीं करा जा रहा, तो उसको हम कहेंगे कि वो जो कंपनी है वो नॉन रेजिडेंट है। ओके अब है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कि हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो टैक्स कहाँ पे करेगा, उसको इनकम कहाँ रिसीव हो रही है, तो ये पता होना आपको जरूरी है, ठीक है। अब मान लो कि इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जो इनकम है वो इंडिया के अंदर रिसीव्ड हो रही है, वेदर अर्न इन इंडिया और एल्सवेयर, कि हमने मान लो कोई पर्सन है वो फॉरेन कंपनी में इनकम अर्न कर रहा है लेकिन वो रिसीव्ड इंडिया के अंदर हो रही है, तो उस समय वो जो टैक्सेबल होगी, अगर कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसके लिए भी टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसके लिए भी टैक्सेबल होगी, और नॉन रेजिडेंट है उसके लिए भी टैक्सेबल होगी। मतलब कि अगर रिसीव्ड इंडिया के अंदर हो रही है तो टैक्सेबल भी इंडिया के अंदर ही होगी, चाहे वो रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। Income accrues or arise in India is deemed to be accrue or arise in India whether received in India or elsewhere। इनकम जो है वो अराइज हो रही है इंडिया के अंदर, ठीक है, चाहे रिसीव्ड कहीं भी हो रही हो, मतलब कि आप बिजनेस इंडिया के अंदर कर रहे हो तो इनकम भी तो इंडिया के अंदर अराइज होगी, ओके, चाहे रिसीव्ड कहीं हो रही हो, तो वो टैक्सेबल होगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी, नॉन रेजिडेंट के लिए भी और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी। इनकम विच arises outside India and received outside India from a business controlled from India। इनकम जो है वो चाहे राइज इंडिया से हो रही हो या आउटसाइड इंडिया से हो रही हो, लेकिन बिजनेस जो है कंट्रोल किया जा रहा है इंडिया से, उस टाइम पर जो है जो टैक्सेबल होगी इनकम वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, बट एनआर के लिए, वो नॉन रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया के अंदर।
इनकम विच राइजेज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, किसी अदर सोर्सेज से इंडिया के अंदर राइज हो रही है इनकम, तो सेम ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल होगी, जबकि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगी। इनकम विच राइजेज आउटसाइड इंडिया और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर एंड रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब कि प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर्स में वो आउटसाइड इंडिया जनरेट हुई है, लेकिन प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में लाई गई है, तो उस टाइम पे वो ना ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। जिस पर्सन ने उसको अर्न करा होगा उसने टैक्स पे कर चुका होगा फॉरेन कंट्री के अंदर, डेट्स वाई वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी आपको रिमाइंड रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी कि सेम है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि आपको कितनी कंसेप्ट अंडरस्टैंड हुआ है और किस तरह का क्वेश्चन जो है हमको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन है, एक कंपनी वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 2018 से 19, एक कंपनी रेजिडेंट है इंडिया की, वुड बी रेजिडेंट इंडिया सॉरी, एक कंपनी वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 2018-19 इफ ऑप्शन ए इट इज़ एन इंडियन कंपनी, ऑप्शन बी ड्यूरिंग दैट ईयर मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स आर रेजिडेंट इन इंडिया, ऑप्शन सी during that years its place for effective management is in India, D both A and C। सो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। ओके, क्वेश्चन सिंपल है, अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हिट लाइक इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो, फॉलो मी ऑन अकेडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स। अगर आप नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।